हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 और ये है आपका चैप्टर नंबर 3 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो नया बैच शुरू होने जा रहा है 1 जुलाई से क्लास 11 और 12 अकाउंट्स के लिए। इंटरेस्टेड स्टूडेंट अपना नाम और क्लास मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, ताकि मैं उनकी सीट को बुक कर। तो आज के क्वेश्चन में तीन पार्टनर है एल, एम और एन, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल, मतलब कि तीनों प्रॉफिट हो या लॉस हो इक्वली डिवाइड करते हैं, बराबर हिस्सों में डिवाइड करके आपस में लेते हैं। इस चीज को वो चेंज करना चाहते हैं, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2:1 में। अब यहाँ पर आपके पास बैलेंस शीट है 31 मार्च 2021 की। साथ में ही आपको कहा गया है गुडविल आपको निकालनी है 2 इयर्स परचेज एवरेज प्रॉफिट की, लास्ट 4 इयर्स के पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट को लेकर के आपको 2 इयर्स परचेज को गुडविल से कैलकुलेट करना है, गुडविल निकालनी है उससे। साथ में ही रिवैल्यूएशन जो की जा रही है एसेट्स और लायबिलिटीज, उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर पार्टनर्स क्या चाहते हैं, वो जितनी भी रिवाइज्ड वैल्यू है एसेट्स और लायबिलिटीज उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहते बुक्स में। जो बुक्स में वैल्यू है उसी को ही लेकर के चलना चाहते हैं। रिजर्व और सरप्लस है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, वो उसको एज इट इज बुक्स में रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, उसके लिए आपको एक सिंगल जर्नल एंट्री बनानी है और रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनानी है। किस तरह से इस क्वेश्चन को करोगे, देख। सबसे पहले गुडविल की वैल्यू निकालना। गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए आपको निकालना होगा टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट मतलब पिछले 4 साल के प्रॉफिट रहा है या लॉस है, उसको आप टोटल करोगे। लॉस है तो माइनस होगा, प्रॉफिट है तो ऐड होगा। तो आपका टोटल प्रॉफिट आ रहा है 1,68,000। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आप इस टोटल प्रॉफिट को 1,68,000 को 4 से डिवाइड करो। 4 क्यों? क्योंकि आपने 4 साल के प्रॉफिट है या लॉस है उसको ऐड किया है, उसको लिया है, टोटल लिया है, तो 4 से ही आप इसको डिवाइड करोगे तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 42,000। अब गुडविल कैसे निकालोगे? गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज करोगे, तो आपके पास आ जाएगा 42,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 इयर्स परचेज लिखा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो गुडविल आ गई 84,000। इसी तरह से देखते हैं, अगर आप एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट करते हो तो आपके पास क्या इफेक्ट आता है, उससे फायदा हो रहा है या नुकसान? बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना, लेकिन फिर भी आपको देखना होगा इसका इफेक्ट क्या आने वाला है, इससे आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो या तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हो, इजी है आपके लिए, रफ में आप उसको बनाओ वर्किंग नोट की तरह से, तो वो भी आप कर सकते हो। या अदरवाइज आप सिंपल इस तरह से स्टेटमेंट बना सकते हो, प्लस और माइनस 2 कॉलम बनाओ। अगर आप क्रेडिट क्लिक करते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट को, रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर आप क्रेडिट करते हो तो क्या करते हो, एक तरह से आपका प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मतलब प्लस। और रिवैल्यूएशन अकाउंट को अगर आप डेबिट करते हो मतलब कि आपका नुकसान हो रहा है, नुकसान मतलब माइनस, डेबिट करते हो आप उसको। तो यही चीज आप 2 कॉलम बना करके भी एक सिंपल स्टेटमेंट बना सकते हो। किस तरह से, देखो, जो भी इजी है आप वो कर सकते हो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको वर्किंग नोट इसी तरह से बनाना है या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। आप कुछ भी बना सकते हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ या इस तरह से स्टेटमेंट बनाओ। आपको सिर्फ इफेक्ट बताना है क्या पड़ेगा, वो आपका वर्किंग नोट है या आपका वर्किंग नोट है। तो सबसे पहले देखो, आपका जो प्रोविजन है डाउटफुल डेट्स का 2,000 से बढ़ गया, मतलब कि 3,000 था, आप 2,000 से आओ और आपको बढ़ाना है, बढ़ा करके 5,000 कर दो। तो ये आपकी क्या होगी, ऐसे डिक्रीज हो जाएगी। 2,000 से और बढ़ा दोगे मतलब कि आपके डेटर्स कितने रह जाएंगे, 70,000 के। तो एसेट्स आपकी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब आपका नुकसान हो रहा है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपके 2,000 से बढ़ रहे हैं, नुकसान हो रहा है, इसलिए आप माइनस में लिखो। स्टॉक आपका एप्रिशिएट हो रहा है 20%। एप्रिशिएट मतलब उसकी वैल्यू बढ़ रही है 20% से। किसकी 20%? 1,80,000। 1,80,000 का 20% होगा आपका 36,000, मतलब कि अब आपका स्टॉक हो गया है 2,16,000। तो यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, एसेट की वैल्यू बढ़ गई, इसका मतलब आपको फायदा हो गया। तो आप लिखोगे 36,000 प्लस के कॉलम। इसी तरह से वो कह रहा है फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू 10% से डिक्रीज हो गई है, डेप्रिशिएट हो गई है। डेप्रिशिएट का मतलब डिक्रीज हो गई। तो डिक्रीज हो गई कितनी, 22,000। 2,20,000 का 10% 22,000। तो वो आपके लिए फिक्स्ड एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब नुकसान हो रहा है। 22,000 को आप माइनस के कॉलम में लिखोगे। क्रेडिटर सब आपको 49,000 लेने, पहले आपने कितने दिखाए हुए बैलेंस शीट में, 58,000।
तो लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज हो गई। लाइबिलिटी डिक्रीज होना मतलब आपके लिए फायदा है। तो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स मतलब फायदा कितना, 9,000 का 58 से 49 रह गए हैं, 9,000 रुपए कम हो गए हैं, तो वही लिखोगे आप प्लस में फायदा हो गया। अब टोटल करो दोनों कॉलम का, तो आपका प्रॉफिट आएगा 21,000। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, प्लस का टोटल ज्यादा है, माइनस से कितना 21,000। तो ये 21,000 है आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अब देखो आपके पास रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया 21,000, गुडविल आपकी आ गई 84,000 और रिजर्व 42,000। टोटल है 1,47,000। अगर इन 1,47,000 रुपए को यहाँ पर बांटा जाए ओल्ड रेशियो से, तो सभी पार्टनर्स को बराबर बराबर कितना हिस्सा मिलेगा। सोचो, 3 से डिवाइड कर दोगे तो आप देखो कितना आएगा, वो देखो अमाउंट। और इसी 1,47,000 को नई रेशियो से डिवाइड करोगे तो तीनों पार्टनर को कितना अमाउंट मिलेगा, वो चेक करो। तो अब आप देखो यहाँ पर किस पार्टनर को फायदा हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है। तो जिसको नुकसान हो रहा है, क्या वो इस नुकसान को बियर करेगा? वो ये नहीं कहेगा कि नहीं आगे चल करके इनको क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना है, मेरा तो आगे चल करके डिस्ट्रीब्यूट होगा तो नुकसान हो जाएगा, मैं तो चाहता हूँ कि आप अभी डिस्ट्रीब्यूट करो। तो अगर पार्टनर्स इसको इस टाइम पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो वो क्या करते हैं, जिस पार्टनर को नुकसान हो रहा होता है उसको कंपनसेट किया जाता है। किस तरह से, देखो सबसे पहले चेक करो कि किसको फायदा हो रहा है किसको नुकसान हो रहा है। अब एल का केस देखते हो तो पहले उसका प्रॉफिट कम था, 7 था, नई रेशियो के अकॉर्डिंग उसका प्रॉफिट बढ़ने वाला है, कितना, इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मतलब कि अगर इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है अभी, तो उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो शेयर ऑफ इस अमाउंट का जो बनेगा वो कम बनेगा। आगे चल करके बांटा जाएगा तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा बन जाएगा, इतने अमाउंट इतने फ्रैक्शन ऑफ शेयर से ज्यादा बढ़ करके मिलेगा, तो उसके लिए तो फायदा हो गया। अब नुकसान किसके लिए, एम का देखो, एम का पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा था, अब हो गया है कम, कितना, 1/21। अब उसको यहाँ पर इतना नुकसान हुआ, अगर अभी बांटा जाएगा तो उसको ज्यादा अमाउंट मिलेगी, आगे बांटा जाएगा तो कम मिलेगी। तो वो तो यही चाहेगा कि अभी बांटा जाए, जो उसको नुकसान हो रहा है वो नुकसान ना हो। तो यहाँ पर इसको तो नुकसान हो रहा है। इसी तरह से एन को देखो, एन को भी पहले ज्यादा मिल रहा है, अब नई रेशो के अकॉर्डिंग उसको लॉस हो जाएगा, तो इतना प्रॉफिट का इसको लॉस हो जाएगा। ये है डिफरेंस, जो कि आपको पता चल रहा है कि ये फ्रैक्शन से उसको लॉस हो जाएगा, इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका रिड्यूस होकर के मिलेगा। तो ये दो पार्टनर एम और एन सेक्रीफाइस कर रहे हैं और एल गेन कर। अब आप इसको समझो, समझने के लिए आप इसको इस तरह से याद करो कि एल अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट्स को खरीद रहा है, इस शेयर ऑफ प्रॉफिट को खरीद रहा है, किससे, एम और एन से। ये दोनों अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट बेच रहे हैं एल को। तो यहाँ पर ये खरीद रहा है, ये दोनों बेच रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो अमाउंट हो गई। जो जिस जिस चीज में वो बेच रहा है, जिस जिस चीज में वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट अपना बांट रहा है, दे रहा है, उतनी उतनी आपको निकालनी है अमाउंट। अब यहाँ पर देखो, अमाउंट निकालने के लिए एल को गेन हो रहा है, मतलब कि वो खरीद रहा है, खरीद रहा है तो वो पेमेंट करेगा, पेमेंट करेगा तो उसके अकाउंट को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, डेबिट करोगे, रिड्यूस करोगे ना उसके कैपिटल अकाउंट को। अगर आपको उससे पेमेंट लेनी है तो आप उसके अकाउंट को डेबिट करोगे, कितने अमाउंट से, 5/21। वो इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट खरीद रहा है, कितने में, इस अमाउंट में। इस अमाउंट का अगर आप देखो, इसका अगर वो शेयर ऑफ प्रॉफिट खरीद रहा है, इसका वो इतना फ्रैक्शन खरीदना चाहता है कि हाँ ये जो रिजर्व्स है, गुडविल है और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, इसका शेयर मुझे बेच दो, मुझे दे दो, मेरे को आगे चल करके ज्यादा मिलना है तो ठीक है, मुझे लेना है, मुझे बताओ इसकी अमाउंट क्या है। तो वो अमाउंट निकल के आएगी 35,000 रुपए। आई होप आपको समझ में आ गया। ये खरीद रहा है इस रिजर्व, गुडविल और रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को 35,000 रुपए में, किससे, एम से। एम कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/21। 1/21 अगर वो छोड़ रहा है प्रॉफिट, इस टाइम पर उसको जो ज्यादा मिलना था वो आगे चल करके कम मिलेगा, तो वो अमाउंट कितनी कम मिलेगी, वो अमाउंट मिलेगी 7,000 रुपए कम मिलेगी उसको। तो वो 7,000 रुपए में इसको अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट बेच रहा है। वो कह रहा है, एम कह रहा है कि मैं तुम्हें अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट बेचता हूँ, तुम मुझे 7,000 रुपए दे दो, आगे चल करके तुम्हें ये मिल ही जाना है। इसी तरह से एन, एन अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट बेच रहा है, कितने में, 28,000।
ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट वो बेच रहा है किसका, रिजर्व्स, गुडविल और वैल्यूएशन प्रॉफिट का। जो ये प्रॉफिट इसको अभी ये डिफरेंस है ना, यही तो डिफरेंस है न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट है इसको अभी ज्यादा मिलती, आगे चल करके यही इसको कम मिलने वाली। तो वो यही कहेगा कि मुझे जो अभी मिलने वाला है वो अमाउंट जो कम हो रही है वो डिफरेंस मुझे अभी दे दो, तुम चाहे मेरा ये शेयर ऑफ प्रॉफिट आगे चल करके ले लेना। तो ये इन दोनों से शेयर ऑफ प्रॉफिट खरीद रहा है कौन, एल खरीद रहा है और ये दो बेच रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पर कौन क्रेडिट होगा और कौन डेबिट होगा, जब ये खरीद रहा है इसको पेमेंट करनी है तो आप इसको डेबिट करोगे, और ये दोनों बेच रहे हैं तो इन दोनों को अमाउंट मिलेगी। मिलेगी मतलब इनके कैपिटल अकाउंट में ऐड किया जाएगा, क्रेडिट करोगे। तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 35,000, एम्स 7,000 और एन्स 28,000। आई होप आपको समझ में आ गया। जब पार्टनर्स रिजर्व्स, गुडविल और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, उन्हें एज इट इज लेकर के चलना चाहते हैं, बुक्स में कोई चेंज नहीं करना चाहते, तब आप क्या करते हो, यहाँ पर बुक्स में कोई चेंज नहीं होगा। ये जो एडजस्टमेंट होती है आपस में पार्टनर्स में होती है, बाहर की बाहर एडजस्टमेंट आपस में वो कर लेते हैं, जिसको जितना इस टाइम पर नुकसान हो रहा होता है वो आपस में एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं पेमेंट कर। तो आई होप यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया। अब बारी आती है रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाने। रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाने के लिए आप पहले देखो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या चीज है। आपने ये एंट्री बनाई है एडजस्टमेंट की, ये आपको कैपिटल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट करनी होगी। 2 लाख है एल का कैपिटल अकाउंट, जिसमें से आप लेस करोगे क्योंकि इसका अकाउंट डेबिट करना है आपको, तो लेस करोगे 1,65,000 है। एम के अकाउंट को आप क्रेडिट कर रहे हो तो 1 लाख में 7,000 ऐड करोगे। एन का अकाउंट में आप क्रेडिट कर रहे हो तो उसके अकाउंट में आप 28,000 ऐड करोगे। तो तीनों के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस अब आपने निकाल लिए। अब बारी आती है देखो एसेट्स में, आपके जो एसेट्स है कैश है वो एज इट इज रहेगा, सन्ड्री डेटर्स वो एज इट इज रहेंगे। आपको प्रोविजन जो बढ़ाना है, जो दिया गया है इंफॉर्मेशन वो आपको यहाँ पर नहीं करनी, जो ऑलरेडी है आपकी बैलेंस शीट में एज इट इज वही दिखाना है। वही तो पार्टनर्स चाहते हैं कि जो वैल्यूज बुक्स में है वो एज इट इज रहे, हमको रिवाइज्ड वैल्यू से अपनी बैलेंस शीट को डिस्टर्ब नहीं करना। हाँ, जो उसका प्रॉफिट है या लॉस है उससे जो हमें नुकसान या फायदा होता है वो हम आपस में एडजस्टमेंट कर लेंगे। स्टॉक है उसको भी आपको एज इट इज 1,80,000 से दिखाना है। फिक्स्ड एसेट्स है वो भी आपके 2,20,000 है। एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन जो भी हुआ था वो आपको यहाँ पर नहीं करना, एज इट इज आपकी बैलेंस शीट में एसेट्स वही रहेंगे। क्रेडिटर्स आपके 58,000 ही दिखाने, 49,000 नहीं दिखाने। इसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं, आपस में उन्होंने एडजस्टमेंट की है। अगर नुकसान होता है या फायदा होता है किसी भी पार्टनर को तो आपस में कंपनसेट कर, उन्होंने ये कहा है कि हम रिजर्व्स को एज इट इज लेकर चलना चाहते हैं। अब जो चेंज आया है वो कैपिटल अकाउंट्स में, वो आप सारा का सारा जो जो आपने अमाउंट निकाली है वो चेंजेस आप यहाँ पर लिखो। तो आपके कैपिटल अकाउंट वही आएगी 3,80,000। क्यों, क्योंकि आपस में इन्होंने ही तो डेबिट और क्रेडिट किया है। जितनी अमाउंट एक के बैलेंस में डेबिट हुई है आपकी के में क्रेडिट हुई है, तो कैपिटल तो एज इट इज रही आपकी 3,80,000। मतलब कि आपकी बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं आया, 4,80,000 ही दोनों साइड का बैलेंस एज इट इज रहे। तो इस तरह से आपकी रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनेगी, कोई भी चेंजेस ना लाए बिना और चेंजेस के साथ भी। आई होप आपको समझ में आ गया। चेंज कहाँ किया हमने, कैपिटल अकाउंट में किया, बाकी कहीं पर भी चेंज नहीं किया है। रिवाइज्ड वैल्यूज को हमने लाइबिलिटीज और एसेट्स की नहीं रिकॉर्ड किया, सिर्फ कैपिटल अकाउंट में जो चेंज हुआ है वही रिवाइज्ड बैलेंस शीट पे आपके शो किया जाए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। जैसे ही क्वेश्चन हमने लास्ट सोल्व किया था तो अब ये आपकी प्रैक्टिस के लिए था। आई होप आपने साथ ही साथ मेरे सोल्व किया होगा, तो अब आपके जो भी डाउट्स थे वो सब खत्म हो गए होंगे। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप अपना प्रैक्टिस जारी रखना। अच्छा लग रहा है, सीख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। ऑनलाइन सेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।